पहली प्रॉब्लम हमारी तरफ से आपके लिए। क्वेश्चन सुन लीजिएगा भाई। क्वेश्चन बहुत फेमस है इसलिए नोट में लिखते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव बन के आता है तो फिर आपकी अगर प्रैक्टिस है तभी आंसर पे टिक लगा पाओगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पहला केस ये है कि चार्ज पार्टिकल है Q, M और इस चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से फेंक दिया, थीटा एंगल पर फेंक दिया। तो क्या क्या हुआ होगा बताइए। अगर थीटा एंगल पर फेंका है तो रास्ता कैसा हुआ होगा, हेलिकल, हेलिक्स होगा ना रास्ता। तो जो रास्ता बना है उसकी रेडियस, उसका अपना टाइम पीरियड, एक चक्कर का जो समय होता है, और उसकी अपनी पिच होगी। भाई इस पार्टिकल को जब आपने फेंका तो हेलिक्स बनाएगा और हेलिक्स बनाते समय उसके रास्ते की रेडियस होगी और टाइम पीरियड होगा और पिच होगी। केस नंबर सेकेंड, वही मैग्नेटिक फील्ड है और वही चार्ज पार्टिकल है, लेकिन अब हमने इसको फेंका है 90 माइनस थीटा एंगल पर। पहले थीटा एंगल पर फेंका, फिर कितने एंगल पर फेंका, 90 माइनस थीटा। तो अभी भी वहाँ पर हेलिक्स बनेगा, वहाँ पर रेडियस भी होगी और टाइम पीरियड भी होगा और पिच भी होगी। यानी पहले वाले केस में रेडियस होगी और दूसरे वाले केस में भी रेडियस होगी। पहले वाले केस में टाइम पीरियड होगा और दूसरे वाले केस में भी टाइम पीरियड होगा। पहले वाले केस में पिच होगी और दूसरे वाले केस में भी पिच होगी। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इन बोथ केसेस रेशियो ऑफ रेडियस, चलिए रेडियस ही लिख देते हैं। तो इन बोथ केसेस रेशियो ऑफ रेडियस इज ए, यानी पहले वाले केस में जो रेडियस है और जो दूसरे वाले केस में रेडियस है उसका रेशियो कितना है, ए, कॉमा रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड वो बी है। यानी पहले वाले केस में टाइम पीरियड जो भी आप सोचते हो और दूसरे वाले केस में जो टाइम पीरियड है उन दोनों का रेशियो जो है बी है। एंड रेशियो ऑफ पिचेज सी है। पहले वाले केस में जो भी पिच है और बाद वाले केस में जो पिच है उनका जो रेशियो है वो सी है। तो प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट ABC इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ना क्लियर हो तो पहले डिस्कस कर लेना, और क्वेश्चन अगर क्लियर है तो हेलिक्स की कहानी के जो फंडे हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो ABC इज इक्वल टू 1। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिंपली केवल जो है नॉलेज बेस पर ऑप्शन पे टिक लगाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है। सॉल्व करिए हमारे साथ बोर्ड पर। अभी नोट नहीं करिएगा, बोर्ड पर आप हमारी हेल्प करिए। हेलिक्स की कहानी के फंडे बताओ। हेलिक्स पाथ फंडा क्या है? हेलिक्स पाथ जब बना था तो ज़रा एक बार उसके कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनवा दो। तो पहला कॉन्सेप्ट तो था कि रेडियस इज इक्वल टू m/qb और यहाँ पर था वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू b। ये था फंडा, यानी वो वेलोसिटी जो b के साथ परपेंडिकुलर है। और फंडा था अपने पास में कंप्लीट टाइम पीरियड t होता है, टाइम पीरियड कैपिटल T। तो फंडा बोलो, देखे कितने लोग हमारे हिसाब से चल रहे हैं। कैपिटल T बराबर नहीं, फंस जाओगे, अभी तक आप ट्यून्ड ही नहीं हो पाए। कैपिटल T बराबर m/qb और इनटू में एंगल एट सेंटर। जो रास्ता बनेगा उस रास्ते ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, और अगर पूरा चक्कर हुआ है तो 100% क्या बनाया है, 2π बनाया। अब लिखा हमने क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में तो पूरा चक्कर काउंट करते हैं
और इसलिए यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 2 पाई। और फिर पिच की डेफिनेशन क्या थी? पिच P बराबर था वेलोसिटी अलोंग B और इनटू में क्या टाइम पीरियड। ये था, ये फंडे थे। तो अब ये फंडे जो है यहां पे अप्लाई किए जाए। चलो मान लिया पहले वाले केस में रेडियस R1 है, केस 1। तो केस 1 में रेडियस R1 है, देखो R1 बराबर m बाई क्यू बी। केस 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B ही है और चार्ज Q है, मास m है। और वेलोसिटी की वो वैल्यू जो B के साथ परपेंडिकुलर होगी वो कितनी आएगी? V साइन थीटा। बोलो भाई, वेलोसिटी की जो वैल्यू B के साथ परपेंडिकुलर होगी ये B है और ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है। तो जो वेलोसिटी B के अलोंग जाएगी वो क्या होगी? V कॉस थीटा। और जो वेलोसिटी B पर परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी? V साइन थीटा। जहां से एंगल बनता है वहां के कंपोनेंट में हमेशा कॉस आता है। तो रेडियस R1 हो गया। टाइम पीरियड मान लेते हैं केस 1 का T1 हो गया, तो m बाई क्यू बी और साथ में 2 पाई। केस नंबर 1 का सपोज कर लिया पिच कितना है? P1 है, तो पिच P1 ले लिया। तो P1 माने वेलोसिटी अलोंग B। तो केस नंबर 1 में वेलोसिटी अलोंग B कितनी है? V कॉस थीटा और साथ में है टाइम पीरियड T1। ये केस नंबर 1 का काम हो गया। सिमिलरली वी कैन डिस्कस फॉर द केस नंबर 2। तो जो क्वेश्चन वाला हिस्सा है पहले वो नोट कर लो आप, यहां से नोट से लेकर के और यहां तक। उसी चार्ज पार्टिकल को लेते हैं, उसी स्पीड से भी फेंकते हैं। ये देखिए कुछ नहीं बदलता, केवल ये बदलता है। पहले वाले केस में चार्ज पार्टिकल को लेते हैं, v स्पीड से थीटा डिग्री में फेंक देते हैं। केस 2 में लेते हैं, वही चार्ज पार्टिकल है, वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही स्पीड है, एंगल कर देते हैं 90 माइनस थीटा। और फिर दोनों केसेस में हेलिक्स बनते हैं, अपनी अपनी रेडियस देंगे वो लोग। दोनों केसेस में टाइम पीरियड बनते हैं, अपने अपने टाइम पीरियड देंगे। दोनों केस में पिच आएगी, अपनी अपनी पिच देंगे। रेडियस का रेशियो a है, रेडियस एक्चुअली रेडियाई होना चाहिए। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई, लेकिन हमने रेडियस ही लिखा हुआ है। तो रेडियस का रेशियो a है, टाइम पीरियड का रेशियो b है और जबकि पिचेस का रेशियो कितना? 80 है। तो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ABC का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। केस 1 में रेडियस R1 ली है, केस 2 में रेडियस R2 ले लेते हैं। चलते हैं केस 2 पर। अब केस 2 में आए तो केस 2 में ये डायग्राम सिचुएशन ऐसी है। B कंपोनेंट रटने नहीं है, जहां से एंगल बनता है वहां के कंपोनेंट में कॉस आता है। अब जैसे यहां पर देखिए वो वेलोसिटी जो B के अलोंग होगी तो कंपोनेंट होगा V कॉस 90 माइनस थीटा। वहां पे एंगल के साथ कॉस लगाते हैं तो ये सब मिला के क्या बन जाएगा? V साइन थीटा। और बचे हुए कंपोनेंट में साइन आता है तो V साइन 90 माइनस थीटा। तो ये ओवरऑल जब कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? V कॉस थीटा। तो रेडियस के लिए चलते हैं, रेडियस हो गई R2 m बाई क्यू बी। और हमें वो वेलोसिटी लिखनी होती है जो B के साथ परपेंडिकुलर हो, यहां पर वो V कॉस थीटा। टाइम हो गया T2। टाइम का फार्मूला जो है m बाई क्यू बी रहता है और साथ में पूरा चक्कर लगेगा तो 2 पाई एंगल हो जाएगा। और पिच जरा लिखते हैं केस नंबर 2 की। तो पिच ले लिया P2, P2 हो गई पिच। और P2 की वैल्यू हो जाएगी स्पीड जो B के अलोंग वाली है, कितनी है? V साइन थीटा। और साथ में टाइम हो गया T2, T2 समय हो। अब रेडियस का रेशियो है a,
तो A बराबर हो गया R1 बाई R2। देखें कितना आता है। R1 की वैल्यू है m v साइन थीटा बाई क्यू बी और R2 की वैल्यू है m v कॉस थीटा बाई क्यू बी। तो भाई A तो आ गया tan थीटा, A बराबर आ गया tan थीटा। बाकी जो कैंसिल होने वाले टर्म्स हैं उनको आप देख लो, m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, और टाइम पीरियड का रेशियो b है तो b बराबर हो गया t1 बाई t2। t1 की वैल्यू कितनी है 2m पाई अपॉन में qb, ये है t1, और t2 की वैल्यू है 2m पाई अपॉन में qb। तो यहाँ पे b बराबर हो गया t1 बाई t2 और ये तो 1 आ गया भाई। c जो है पिच का रेशियो है, तो c इज इक्वल टू पहले केस की पिच p1, दूसरे केस की पिच p2। तो पहले केस की पिच क्या है v कॉस थीटा, साथ में है कौन t1। दूसरे वाले केस की पिच क्या है v साइन थीटा, साथ में कौन है t2, और t1 बाई t2 तो पहले से ही 1 बाई 1 है, तो यहाँ पे आ गया कॉट थीटा और रह गया t1 बाई t2। एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहा है। अब और आगे चलोगे तो c बराबर आ जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि t1 बाई t2 है 1 के बराबर। a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब आपको इन तीनों का क्या चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था, निकाल दो। आया 1 की नहीं आया, दिखने लगा होगा। तो a की वैल्यू है tan थीटा, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है cot थीटा। तो a b c, a मीन्स tan थीटा, b मीन्स 1 और c मीन्स cot थीटा। और cot थीटा tan थीटा हमेशा ही एक दूसरे के क्या रहे, रेसिप्रोकल। हो गया, प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। हटा दें इसको। इसके बाद जो क्वेश्चन है उस पे जरा आते हैं। अगर टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स में डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, डायग्राम से समझना। ये एक स्ट्रेट वायर ये है, मान लेते हैं I1 करंट है। वायर अगर स्ट्रेट है, नथिंग से स्पेशल, तो हमेशा ये माना जाता है कि इनफाइनाइट लेंथ के होंगे। एक वायर ये है, इसमें करंट I2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन फोर्स टेक प्लेस, अट्रैक्शन फोर्स टेक प्लेस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट की तरह से याद रखना पड़ता है। जैसे आप ये याद रखते हो ना कि प्लस माइनस चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर दो स्ट्रेट वायर हैं, दोनों में वायर में जो करंट है वो डायरेक्शन में सेम है, तो हमेशा अट्रैक्शन होगा। एक्सप्लेन करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स होगा हमेशा दोनों के बीच में। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स म्यूचुअल होता है। यहाँ पर दोनों लोग आपस में फोर्स लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये वाला वायर केवल फोर्स लगाएगा, ये वाला वायर भी फोर्स लगाएगा। तो जब कभी भी हमने म्यूचुअल की कहानी डिस्कस की है तो एक को सोर्स मान लिया है, दूसरे को टेस्ट मान लिया है। तो एक्सप्लेन करने के इरादे से जो I1 करंट वाला वायर है वो सोर्स बन गया। सोर्स का काम है फील्ड पैदा करना। तो इस I1 वाले वायर से मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल R है, सपोज कर लिया। तो इस सोर्स से मैंने पूछा कि तुम कैपिटल R डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करोगे। तो वैल्यू भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है
मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है? सोर्स ने बनाई है, फॉर्म बाय वायर ऑफ करंट I1। I1 जिस वायर के पास करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसने बनाई है। डायरेक्शन कैसे लेते हैं? थंब को करंट के साथ, और यहाँ r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सारी की सारी फिंगर उस तरफ जहाँ पर चाहिए, और बाकी कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मान लेते हैं कि इस I1 वाले वायर ने यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है उसकी जो वैल्यू है वो B1 है, वैल्यू B1 है। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो होता है फार्मूला μ0/4π 2I, और नीचे क्या होती है? डिस्टेंस कैपिटल R। अब बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन फंस गया? वो वाला वायर फंस गया जिसके पास करंट कितनी थी? I2। तो अब I2 बेचारा टेस्ट हो गया। I2 जो है टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट पर हमेशा फोर्स लगता है। तो I2 तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा करते हैं कि इसकी छोटी सी लेंथ ले लेते हैं। I2 की ये छोटी सी लेंथ है JK, तो पूरा I2 नहीं दिखाते बल्कि इसी JK को दिखाते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में JK जो है करंट के साथ में वहाँ पर है JK, और JK में करंट कितनी है? I2 करंट है JK के पास, JK में करंट I2 है, और JK की लेंथ कितनी है? DL है। तो JK की लेंथ है DL और JK में करंट है I2। और लास्ट वाली क्लास में कॉन्सेप्ट आया था, कैसे आया था देखा था कि FM = था IL क्रॉस B। अगर किसी वायर के पास करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो फार्मूला ये होता है, और जब हम लोग इसको मॉडुलस फॉर्म में लेते हैं तो ILB और साइन थीटा। स्ट्रेट वायर के लिए था ये, स्ट्रेट वायर के लिए, फॉर द स्ट्रेट वायर। तो जो JK नाम का वायर है वो स्ट्रेट है कि नहीं भाई? JK हिस्सा है इस बड़े से वायर का, ये JK हिस्सा है, तो JK आपका बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस पर फोर्स कितना होगा? क्योंकि JK बहुत छोटी लेंथ ली गई है, और यहाँ से पता चलता है लेंथ छोटी तो फोर्स भी छोटा, एंड दैट इज वाई इस पर जो है छोटा सा फोर्स होगा। तो लिख रहा हूँ फोर्स ऑन JK। JK पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? छोटा सा फोर्स होगा DFM, M फॉर मैग्नेटिक। और ये I क्या होता है? I उसकी करंट जिस पर फोर्स लग रहा है। I किस वायर की करंट? जिस पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जिस वायर पर फोर्स लग रहा है उसका नाम है JK, और JK इसका हिस्सा है, इसके पास करंट कितनी है? I2। और L माने उसी वायर की लेंथ, तो कितनी लेंथ है? DL। और B क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? B1, और साथ में साइन, नाउ बी अलर्ट, I2 DL। भाई I2 की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना बन गया? 90। तो ये आ गया DFM = I2 DL, और B1 की वैल्यू है μ0/4π 2I1/R। तो ये तो पक्का हो गया कि JK वाले वायर पर इतना फोर्स लग रहा है। तो DFM/DL, ये DL यहाँ नीचे सेट कर दिया, μ0/4π 2I1I2/R, और इस DFM/DL को कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। भाई DFM क्या है? छोटा सा फोर्स, DL क्या है? छोटी सी लेंथ, दोनों का रेशियो फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला मिल गया। चाहे हम इसको DFM/DL से लिखें, और जिनको अगर इंटीग्रेशन का शौक है तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो DFM केवल क्या बन जाएगा? FM, और DL क्या बन जाएगा? L, और ये बन जाएगा μ0/4π 2I1I2/R। तो इरादा तो हमारा ये था कि हम पहले डायरेक्शन निकालें और फिर बाद में वैल्यू निकालें, लेकिन पहले वैल्यू आ गई है, कोई बात नहीं। अब जरा इस फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं।
तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस वायर पे जो डीएफएम फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन, फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स करंट। तो भाई जहां पर ये जेके नाम का वायर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ है, और करंट कैसी है, ऊपर की तरफ है। देखो अंगूठा किधर गया, इस तरफ गया, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। इसका मतलब है I1 वाला वायर सामने वाले वायर को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये तो तब आया जब तुमने इसको सोर्स बनाया, इसको क्या बनाया, टेस्ट। उल्टा सोचो, अगर ये वाला बनेगा सोर्स और ये टेस्ट, तो ये भी क्या करेगा, खींचेगा। तो प्रूफ कर दिया आपके लिए कि जब दो वायर पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन करंट होती है, तो आपस में क्या लगाते हैं, अट्रैक्शन। और वो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, तो ये है आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ। और म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल का केस आप समझते हो कि अगर इस वाले वायर ने इस वाले वायर पे 20 न्यूटन लगाया तो ये भी कितना लगाएगा। क्लियर ये बात। और ये भी लास्ट वाली क्लास में जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, ये भी एक क्वेश्चन था, शायद शिखर मिश्रा के ही मैसेज में क्वेश्चन था। क्यों भाई, तुम्हारे में क्वेश्चन था ये, जिसने भी क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये भी था। इसी तरीके से देखो रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे, यानी कि फंडा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन अगर ऐसा है, अगर इस वाले वायर में I1 करंट है और इस वाले वायर में I2 करंट है, लेकिन करंट आपस में कैसी है, एंटी पैरेलल, डिस्टेंस वही है R, तो क्या होगा, चलो देखते हैं, फार्मूले को देखते हैं। फार्मूले में क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो कांस्टेंट होता है। फार्मूले में I1 I2 क्या है, वायर की करंट, और नीचे क्या है, दोनों के बीच के डिस्टेंस। तो इस वाले केस में R तो वही रखा गया है, I1 I2 भी वही है, तो यानी कि इस वाले केस में भी फार्मूला क्या मिलेगा, यही मिलेगा। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहां पे कैसी होगी, रिपल्सिव, यानी यहां पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन फोर्स टेक प्लेस। तो अगर वो एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके पास में केवल ये डायग्राम होगा और नेचर ऑफ फोर्स पूछेगा। तो इस वाले केस में नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, और इस वाले केस में नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन। बट अगर उसने पूछा कि फोर्स की वैल्यू निकालो, तो आप किसी भी एक सोर्स को, ये बात श्योर है कि आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाई जाएगी कि सोर्स कौन है। भाई म्यूचुअल की कहानी में जिसको तुम चाहो सोर्स मान लो, बाकी जो बच जाएगा वो क्या बनेगा, टेस्ट। तो किसी एक को सोर्स मान लेना, तो मैंने I1 को सोर्स माना है, तुम भी I1 को सोर्स मान लेना, और बाकी जो काम किया गया है वो करके दिखा दे, नोट कर लीजिए। लिखिए क्वेश्चन नोट में। irregular shape SHAP, irregular shape loop is placed, irregular shape loop is placed under uniform magnetic field, such that direction of magnetic field is perpendicular to plane of loop, such that direction of magnetic field is perpendicular to plane of loop, is perpendicular to plane of loop को अंडरलाइन कर दें, is perpendicular to plane of loop, full stop. Prove that when current flow in a loop, when current flow in a loop, then it acquire circular geometry.
प्रूव दैट व्हेन करंट फ्लो इन ए लूप देन इट एक्वायर सर्कुलर ज्योमेट्री, इट एक्वायर सर्कुलर ज्योमेट्री। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, एक पार्ट हो गया, थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। इसी में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो आगे पूछेगा टेंशन निकालो। तो सेकंड क्वेश्चन लिखो, उसी से अगली लाइन पे चले जाओ। इन अबव प्रॉब्लम, अगली लाइन पे चले जाओ। इन अबव प्रॉब्लम आल्सो फाइंड टेंशन इन लूप, इन अबव प्रॉब्लम आल्सो फाइंड टेंशन इन लूप, इन अबव प्रॉब्लम आल्सो फाइंड टेंशन इन लूप, इन अबव प्रॉब्लम आल्सो फाइंड टेंशन इन लूप। तो पहली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन क्लियर किया जाए। तो आप जरा पढ़िए और बताइए कि तुम्हारे क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई जाती है? बहुत सारे पैरेलल वेक्टर्स। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा रहे हैं वो कैसी है? यूनिफॉर्म तो है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। बहुत सारे वेक्टर्स पैरेलल में आप दिखाते हैं यूनिफॉर्म के लिए। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, इस तरीके से। ये देखिए भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखानी थी तो मुझे बहुत सारे एरो बनाने थे, और ये नंबर ऑफ एरोज विद इक्विडिस्टेंट सिचुएशन, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट हमने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी जो बोर्ड पर अंदर की तरफ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इरेगुलर मतलब टेढ़ा मेढ़ा एक लूप रखा हुआ है। तो मान लिया कि एक ये इरेगुलर शेप ये लूप रखा हुआ है, ये लूप रखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही करंट फ्लो करेगी, जैसे ही करंट फ्लो करेगी, ये लूप अपनी इरेगुलरिटी को छोड़ करके सर्कुलर हो जाएगा। ये प्रूफ करना है कि जैसे ही करंट फ्लो करेगी ये लूप इरेगुलरिटी को छोड़ करके क्या बन जाएगा? सर्कुलर। तो अभी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है। अब हम क्या करने वाले हैं कि डायग्राम कॉपी करने के कोशिश करेंगे कि जैसा इधर है वैसा ही उधर हो। लूप बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कोशिश करेंगे। तो 90% भी अगर सिमिलर डायग्राम बना तो ठीक है। कुछ ज़्यादा ही इरेगुलरिटी है लूप में। ऐसा करते हैं कि ऐसा लूप लें जिसको हम बार बार रिपीट कर सकें। ये रहा लूप, और अभी इसमें कोई करंट नहीं है, और वही लूप है सेम। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो होने दो, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसमें करंट है, अब करंट है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, डिस्कशन करके बताना है कि ये जो आपका टेढ़ा मेढ़ा लूप है थोड़ी देर में क्या बन जाएगा? सर्कल। तो बात करते हैं कि सर्कल क्यों बन जाएगा, पहले इसके लिए बात करते हैं। तो सपोज कर लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये B है, वैल्यू में B है, और हमने लूप में करंट I ले ली है। इसका ये वाला हिस्सा ले लेते हैं DL लेंथ का, ये DL लेंथ का। तो इस DL वाले लेंथ में फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी DFM, छोटा सा हिस्सा लिया ना इसलिए। तो ये हो जाएगा IDLB sin 90। ठीक है ना भाई? आप देखो ना, IDL आपका कैसा होगा? IDL आपका ऐसा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। तो यहां से DFM छोटे से करंट एलिमेंट में लगने वाले फोर्स की वैल्यू आ गई sin 91 है। डायरेक्शन इसकी क्या होगी वो ही देखते हैं। तो फिर से लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड भाई, थंब इज फादर एंड दिस वन इज मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज करंट।
तो मैग्नेटिक फील्ड में पहले फिंगर सेट कर दीजिए, तो अंदर की ओर है। अब करंट के साथ जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखिए, तो ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, और ये वाली फिंगर कैसी है, करंट के साथ है। तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। तो यानी कि इस छोटे से डीएल में जो मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है ये लगा हुआ डीएफएम। अब इसी तरीके से अगर आप यहां पर एक छोटा सा आईडीएल ले लो, ये आईडीएल छोटा सा, अभी हमने ये लिया था, तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो आई है वो मैंने दिखाई है। अगला वाला भी आईडीएल ले लो भाई, डीएल के हम लोग क्या कर सकते हैं, पीसेस ले सकते हैं। अच्छा, कोई अगर DL1 होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, केवल यहां पे क्या आ जाएगा, DL1 आ जाएगा। तो इस पर भी लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, बाहर की तरफ। इस पर मैंने आपको निकाल के दिखाई। चलो इस वाले हिस्से को लेते हैं, ये एक डीएल ले लिया, तो इस पर भी तो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन वही आएगी। एक बार फिर से निकालते हैं, ये देखिए, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए थंब बाहर जा रहा है, बोलो भाई। डायरेक्शन देखो, हमारी फिंगर्स मत देखो भाई, वो हल्का सा है गड़बड़। तो चारों तरफ इस लूप में छोटे छोटे डीएल, या तुम में से कोई ये सोच रहा है कि हम जो है DL1 DL2 DL3 ऐसे करेंगे, तो आपको यहां देखने वाली बात ये, समझने वाली बात ये कि पूरे लूप में चारों तरफ से फोर्स लगेंगे, और टोटल क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि लूप जो है क्लोज है ज्योमेट्री, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो जब सब तरफ से, चारों तरफ से ये फोर्स लगेंगे तो इनका टोटल 0 कब हो पाएगा, जब सबके सब कहां से पास हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो फिर से भाई, चारों तरफ से फोर्स लगेंगे, ये पक्का हो गया। अगर ये लूप सर्कुलर में आ गया, ध्यान देना, आप ये सोचो कि सर्कुलर के अलावा कोई और ज्योमेट्री क्यों नहीं होगी, हम उसका ही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लूप सर्कुलर में आ गया तो जो इधर फोर्स लगेगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से जाएगी, सेंटर से, और जो इधर फोर्स लगेगा उसकी भी लाइन ऑफ एक्शन कहां से जाएगी, सेंटर से, और जो इधर फोर्स लगेगा तो लाइन ऑफ एक्शन कहां से जाएगी, सेंटर से, जो इधर फोर्स लगेगा लाइन ऑफ एक्शन कहां से जाएगी, सेंटर से। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब बहुत सारे फोर्सेस का टोटल 0 होगा तो सभी की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। किससे पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास। और यहां पर जो ये सारे के सारे लोगों की जो लाइन ऑफ एक्शन अगर वो सेंटर से पास हो तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इसलिए पूरा का पूरा लूप किस ज्योमेट्री में आ जाएगा, सर्कुलर। ठीक है, ये बात सही है ना। और आगे समझो कि जब ये लूप में ये एफर्ट्स बनेगा, अभी हम एक डायग्राम और बनाएंगे, जब आप कॉपी करेंगे तो आप पहले डायग्राम ये बनाएंगे, फिर सेकेंड नंबर पे ये बनाएंगे, और थर्ड नंबर पे कैसा बनाएंगे कि अपने उस इरेगुलर लूप को क्या बना देंगे, सर्कुलर। अब जब ये सिचुएशन होगी तो एक बार मैं इसको फिर से बनाता हूं, ध्यान देना, अभी नकल नहीं करना। सारी लड़ाई लड़ने के बाद ये लूप सर्कुलर हो चुका है। चारों तरफ से जब फोर्सेस आएंगे तो लड़ाई यहीं पे खत्म हो गई। जैसे सर्कुलर बनेगा, टोटल वैल्यू सेंटर ऑफ पास से लाइन ऑफ एक्शन से जाएंगे, सारे के सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास होगी, और आपके जो सारे के सारे फोर्सेस का टोटल है वो 0 हो जाएगा। अब जब ये सिचुएशन आ गई तो मान लेते हैं ये वाला लेंथ हम काउंट करते हैं, ये वाला। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इस पर फोर्स खत्म हो गया, इस वाले हिस्से में तो डीएफएम लगा ही हुआ है ना, बोलो, वो किससे कटेगा, सामने वाले से। इधर वाला डीएफएम किसी ना किसी का एंटी लेकर के कैंसिल होगा, और इधर वाला डीएफएम भी किसी ना किसी का एंटी लेके कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम वन साइड की बात कर रहे हैं और हाईलाइट करते हैं उस हिस्से को जिस पर हमें फोकस बनाना है।
इस लेंथ को देख रहे हैं और ये लेंथ dl है। तो अगर ये लेंथ dl है तो गौर से जरा इस वायर से समझने की कोशिश करो। ये लूप का वायर है, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं बाहर की तरफ, तो जब मैं इसको बाहर खींच रहा हूं तो टेंशन कैसा होगा? इधर की तरफ होगा ना, आपकी तरफ होगा। और टेंशन भी बड़ा अजीब फोर्स है, कहता है कि हम हमेशा किसके अलॉन्ग होते हैं? लेंथ के अलॉन्ग होते हैं। यानी जब ये DFM ऐसा होगा, मैं अलग से अब डायग्राम बनाता हूं, इसी हाईलाइट करता हूं इसको। ये देखिए, इस पर DFM ऐसे लगाया जा रहा है, तो जो टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन हमेशा किसके अलॉन्ग होता है? लेंथ के अलॉन्ग। तो ये T फॉर टेंशन है, टेंशन हमेशा ही लेंथ के अलॉन्ग होता है। तो यहां पे लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, लूप की लेंथ, जो कि dl मानी गई है। ये dl लेंथ मानी गई, ये सेंटर है। सपोज कर लिया कि ये जो dl लेंथ है वो यहां पर थीटा एंगल बनाती है, 2 थीटा मान लेते हैं चलो। और सिमेट्री का मामला है कि dl का आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये। तो ये DFM के अपोजिशन में ये टेंशन, और ये भाई सेंटर है। ये देखो सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया। ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी। क्या ये वाली जो लाइन है ये क्या टेंजेंट की फीलिंग दिखा रही है आपको? तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 90। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। जरा इस डॉटेड लाइन को देखो, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। अगर बड़े बच्चे परमिशन देंगे तो हम ज़्यादा क्यों लिखेंगे? फिर से याद देखो, ये थीटा है, यहाँ से ये 90 हुआ, ये क्या हुआ? 90 माइनस थीटा। तो जो मैंने ये वाली टेंजेंट बनाई है तो ये पूरा एंगल 90 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या बचेगा? थीटा। सिमिलरली इधर भी आ जाओ, सिमिलरली इधर भी सेम सिचुएशन है। यानी ये वाला एंगल कितना आएगा? थीटा आएगा। ठीक है, अब आप देखिए, इस वाले टेंशन का एक कंपोनेंट इधर गया T cos थीटा, और एक इधर आएगा कितना? T sin थीटा। और इस वाले टेंशन का एक कंपोनेंट इधर गया T cos थीटा, तो इधर कितना आएगा? T sin थीटा। ओके, बोलो। जब वो टेंशन पूछ रहा है तो सवाल और बढ़िया हो गया। तो उसी सिचुएशन पे अब जाने वाले। देखो T cos थीटा, T cos थीटा और T cos थीटा आपस की लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। और इधर जो ये DFM है उससे कौन लड़ेगा? T sin थीटा, T sin थीटा। ठीक है ना? और एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब ये लूप उधर जा तो नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि T sin थीटा ने मिल करके DFM को क्या कर दिया है? बैलेंस। सिमिलरली जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसके DFM को इधर वाले टेंशंस क्या करेंगे? बैलेंस। तो जो सिचुएशन को बैलेंस में ले जाते हैं, इक्विलिब्रियम में ले जाते हैं। तो DFM को T sin थीटा मिल करके बैलेंस करेगा। और यहाँ पे DFM की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है? IDLB। तो यहाँ पर आ गया IDLB, उधर वो 2T sin थीटा हो गया, 2T sin थीटा। अच्छा, आप जानते हैं, मैथमेटिशियन तो बहुत अच्छे से इस बात को मानते हैं कि DL एक्चुअली जो है बहुत छोटी लेंथ होगी, नहीं होगी? DL तो बहुत छोटी सी लेंथ है। तो इस छोटी सी लेंथ के सामने जो थीटा है वो भी क्या होंगे? छोटे ही होंगे, क्योंकि DL बहुत छोटी सी लेंथ है। तो उस छोटी सी लेंथ ने एंगल भी कितना बनाया होगा? छोटा ही सा बनाया होगा। और छोटे एंगल की मैथ क्या कहती है? छोटे एंगल की मैथ कहती है साइन थीटा बराबर थीटा, अगर थीटा टेंस टू क्या है? 0। तो लगा दो छोटे एंगल की मैथ। तो IDLB और यहाँ पे 2T और साथ में आ गया थीटा।
ठीक है, देखो यहां से t निकल आएगा, निकालते हैं भी और भी सॉल्व कर लेते हैं। I इज इक्वल टू, अब अगर हम इस लूप की, जो ये लूप बनेगा उसकी रेडियस अगर मान लेते हैं कि कैपिटल R है इसकी रेडियस, तो अगर इस लूप की रेडियस कैपिटल R मान ली जाए तो फंडा होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां पर एंगल कितना है 2 थीटा, आर्क लेंथ कितनी है dl, और ये रेडियस, तो dl की वैल्यू क्या हो गई 2 थीटा r। ठीक है, dl की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा r। अब आगे भी सॉल्व होना होगा, कर दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन भी क्लियर है कि नहीं? तो पहले तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि वाई इरेगुलर ज्योमेट्री टेक कन्वर्ट इनटू सर्कुलर ज्योमेट्री। तो उसका आंसर देने के लिए पहले आप ये डायग्राम बनाओ, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड, उसमें रखा हुआ टेढ़ा मेढ़ा लूप, फिर इक्वल करके ये डायग्राम बनाओ। केवल 2 डायग्राम बनाओ पहले। ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है, बट अब इसमें करंट है, कितनी वैल्यू की करंट ले रखी है I। हमने डिस्कशन में इस छोटे हिस्से को लिया था, इस छोटे से हिस्से का नाम है AB, फिर इस छोटे हिस्से को लिया था, इसका नाम है CD, फिर ये छोटा हिस्सा है, इसका नाम है MN, ताकि लिखाते समय हमें कुछ सपोर्ट मिल जाए कि when we consider the छोटे छोटे एलिमेंट in a irregular shape loop, then all the छोटे छोटे एलिमेंट having the force DFM and direction indicates that these forces try to convert this irregular geometry into the circular geometry। जैसे ही सर्कुलर ज्योमेट्री बन जाएगी, सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास होने लगेगी, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर उसके बाद वो फर्दर चेंज नहीं होगा, फर्दर फिर चेंज नहीं होगा कि फिर से चेंज हो जाए इरेगुलरिटी में। दोनों डायग्राम बन जाए तो बताइएगा। डायग्राम बनाने के बाद हमने ये ए बी लिखा है, छोटा सा एलिमेंट ए बी, सी डी ये छोटा सा एलिमेंट, एरो लगा दिया फोर्स की डायरेक्शन, छोटा सा एलिमेंट एम एन। अगर मैंने यहाँ डी एफ एम लिखा है और यहाँ पर भी डी एफ एम लिखा है तो कोई वजह ये है कि इस वाले की लेंथ क्या ली है डी एल, तो इसके भी मैंने क्या सोची है लेंथ डी एल, और डी एफ एम इज इक्वल टू है आई डी एल बी। हर छोटे हिस्से में आई तो सेम रहेगा, हर छोटे हिस्से के लिए बी भी सेम रहेगा। अगर हम डी एल सेम रख लेंगे तो फिर से फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नहीं रखेंगे तो डी एफ वन टू, डी एल वन के लिए डी एफ वन, डी एल टू के लिए डी एफ टू। लेकिन सिचुएशन ये कि ऑल द फोर्सेस ट्राई टू एक्सपेंशन, ऑल द फोर्सेस ट्राई टू एक्सपेंड दिस, सारे के सारे फोर्सेस को बढ़ाना चाहते हैं। चारों तरफ से जब फोर्स लगेगा तो जैसे ही सर्कुलर सिचुएशन आएगी, सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास होगी, सेंटर से, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो सर्कुलर ज्योमेट्री में आ जाने के बाद फर्दर अब कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पूरा का पूरा लूप टेंशन में होगा, पूरा का पूरा लूप किधर, बाहर तरफ खिंचाव महसूस कर रहा होगा ना, उस खिंचाव को कौन कैंसिल करेगा, टेंशन। तो वो टेंशन कितना है वो चाहिए, तो वो एक अलग क्वेश्चन आया। बन गया डायग्राम, लिखेंगे आप इसमें। From the figure and by using Fleming left hand law, from the figure and by using Fleming left hand law, from the figure and by using Fleming left hand law, we have situation that all the current elements, यहां से अंडरलाइन करके चलना, we have situation such that all the current elements having magnetic force सिमेट्रिकली अंडरलाइन कर दो, ऑल द करंट एलिमेंट हैविंग मैग्नेटिक फोर्स
सिमेट्रिकली को अंडरलाइन कर दो। सिमेट्रिकली का क्या मतलब है भाई? चारों तरफ से। भाई आप देखो ना, इधर भी सब तरफ से सिमेट्रिकल में क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है। अब ये फिर से बात को सुन लेना, क्योंकि जितना मैं बता सकता हूं उतना लिखा नहीं सकता हूं। चारों तरफ से फोर्सेस आ गए, और ये भी ट्रूथ है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो नेट फोर्स 0 तभी होगा जब सारे के सारे फोर्सेस चारों तरफ से लूप को खींच रहे होंगे। तो धीरे धीरे लूप की ज्योमेट्री क्या हो रही होगी? कन्वर्ट हो रही होगी। किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? सिमेट्रिकल शेप में। तो पहली सिमेट्रिकल शेप कौन सी आएगी? सर्कुलर। और जैसे सर्कुलर आएगी तो ऑल द फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास होने लगेगा, तो हर आमने वाले का सामने वाले से फोर्स क्या होगा? कैंसिल। तो अब रिजल्ट क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो आपने जो लिखा हुआ है, कौन सी बात लिखी हुई है? कि आपने लिखा हुआ है कि हैविंग ऑल द करंट एलिमेंट्स हैविंग मैग्नेटिक फोर्स सिमेट्रिकली, फुल स्टॉप। These symmetrical forces convert irregular shape geometry. These symmetrical forces convert irregular shape geometry into circular geometry. Irregular shape geometry into circular geometry. Irregular shape geometry into circular geometry. अब जब ये लिख लें तो फिर ये डायग्राम बनाएं जो हम बना रहे हैं। अब ये टेढ़ा मेढ़ा जो लूप था वो सर्कुलर हो चुका है, करंट आई है, फोर्सेस नहीं खत्म हुए हैं, बल्कि उनका टोटल 0 हो चुका है। ये मत सोचना कि अब फोर्सेस खत्म हो चुके हैं। हर एलिमेंट पर फोर्स तो लग ही रहा है, बट अब उसका एक एंटी फोर्स तैयार हो चुका है। बचना हो अगर तो क्या बताते हैं? बचना हो तो देखो ऐसे बताते हैं, इसको ये कट कर देगा। लेकिन अगर ऊपर वाले हिस्से को dl1 कहा गया है और नीचे वाले को dl2 कहा गया है तो कट कर पाएगा? नहीं। तो सही बात क्या है? इसको कैंसिल करेगा कौन? टेंशन। इसको कैंसिल करेगा कौन? टेंशन। तो कैलकुलेट द टेंशन, वो टेंशन कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम बना लीजिए, साथ में ये डीएफएम फोर्स की वैल्यू लिखनी है आपको। और अब इसके बाद हम लोग अब टेंशन को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन भी बहुत टिपिकल तो नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम अगर आप मैनेज करते हैं तो टेंशन वाली बात भी आपके फेवर में ही है। केवल उधर का डायग्राम बनाना है और ये लिख देना है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालें छोटी सी, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, एक छोटी सी हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। ये जब पूछा जाएगा तो निकालोगे, नहीं पूछा जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, जो रिजल्ट आएगा उससे रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, ये डायग्राम हटा दें। अब टेंशन की कैलकुलेशन के लिए डायग्राम आप हमारे साथ में बनाइए। वैसे तो ये बना हुआ है, हम चाहें तो आराम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। एक बड़ा सा अच्छा सा ठीक ठाक साइज में सर्कुलर लूप बनाइए, सर्कुलर लूप बनाइए, बनाइए साथ में। और ये रहा इसका सेंटर ओ, सेंटर ओ हो गया। पूरा का पूरा लूप जो है टेंशन फील कर रहा है। तो अब हमने इस लूप में छोटा सा
लेंथ पार्ट ले लिया, ये हाईलाइट करिए इसको, ये लेंथ पार्ट। इस लेंथ पार्ट के जो टर्मिनल्स हैं उनको सेंटर से मिला दीजिए, और वो डीएफएम वाला फोर्स तो बना ही रहेगा। आप सिमेट्री का ध्यान रखिएगा। आपके डायग्राम में जो लेंथ वाला पार्ट है, जितना इधर है उतना ही उधर भी हो। ये रहा डीएफएम, इधर भी थीटा तो इधर भी थीटा। क्यों, ऐसा क्यों लिया? सिमेट्रिकल सिचुएशन है। डीएल का जितना हाफ इधर लेंथ है उतना ही हाफ उधर भी लेंथ है। टोटल लेंथ कितनी है? ये डीएल, टोटल लेंथ डीएल शो करिए। थीटा थीटा ये आ गया, डीएफएम भी आ गया। और ये रियलिटी है कि डीएल एक्चुअली बहुत छोटा होता है, इसलिए थीटा भी बहुत छोटा ही होगा। और लूप का जो रेडियस है जब वो सर्कुलर में बदल गया तो मान लिया कैपिटल आर है, तो फंडा हुआ एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है? 2 थीटा। आर्क लेंथ कितना है? डीएल, और रेडियस है आर। तो डीएल बराबर आ गया 2 थीटा आर। हो सकता है कहीं ये रिजल्ट हमारे काम आ जाए, अभी लिख लेते हैं, हो सकता है कि काम आए। अब ये जो डीएल है ना, इसको मैं अलग से ले रहा हूं। ये जो डीएल वाला हिस्सा है अलग से काउंट करते हैं। आप यहां तक साथ में आइए हमारे। डीएल इज इक्वल टू 2 थीटा आर। सेम यही नौ कॉपी कर रहे हैं, बट आप हमारे साथ बनाएंगे तो कंपेरेटिवली कंफर्ट जोन में आ जाओगे आप। हो गया। अब जो ये डीएल हिस्सा है मैं उसको अलग से बना रहा हूं। एक बार फिर से एक्शन मोड इसका देख लो, पकड़ना इसको। जैसे ये मान लीजिए कोई लूप का वायर है, देखो क्या होता है। मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं बाहर की तरफ, तो टेंशन क्या है? ये टेंशन क्या है? ये टेंशन नाम का जो फोर्स है वो हमेशा अलोंग द क्या होता है? लेंथ। तो अब ये जो लूप का डीएफएम वाला जो फोर्स है वो लूप को बाहर की तरफ खींच रहा है, तो वो जो आपका कर्व शेप है, जो आर्क शेप है, वो क्या फील करेगा? टेंशन। तो अलग से मैं दिखाता हूं इसको, उसी डीएल को साथ में आप। और ये रहा डीएफएम का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये रहा टेंशन। टी, क्योंकि हमने जितना लेंथ पार्ट इधर लिया उतना ही लेंथ पार्ट इस तरफ भी लिया, तो सिमेट्री से इधर भी टी होगा। यहां पे डीएल खत्म हो रहा है, ये सेंटर है भाई, ओ है, ज्वाइन कर दिया है इसको। ये वाला एंगल जो है थीटा है, और ये 90 है, टेंजेंट वाली रूल से, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इधर भी हाल चल रहेगा 90 माइनस थीटा। अब हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना रहे हैं। जिसने डायग्राम बनाने में कंजूसी की उसको कभी नंबर नहीं मिले। हमारे दोबारा डायग्राम बनाने के बाद भी कुछ लोग जगह बचा रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने ये टेंजेंट बनाई है डॉटेड वाली,
तो जो एक्शन सिचुएशन यहां पर है बाद में रफ कर देंगे। बोलो ये क्या होगा, 90 होगा। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। तो ये थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा। अब टेंशन के कंपोनेंट कर लो कि डीएफएम और टेंशन किस तरीके से आपस में एक दूसरे को लड़ेंगे और टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो टेंशन का एक कंपोनेंट तो इधर गया, जहां से एंगल बनता है ना वहां हमेशा क्या आता है, कॉस। तो इसी टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या बनेगा, टी साइन थीटा। इसको भी डील कर लो, ये आ गया टी कॉस थीटा, तो इधर क्या आ गया, टी साइन थीटा। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पर बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है ये, जहां पे पास फेल का चक्कर नहीं है। फेल तो अब खत्म ही हो चुका है, एंड दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो न्यूमेरिकल होंगे फिर आप उनको देखना कितने मजे से कर पाएंगे। टी कॉस थीटा और ये टी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो डीएफएम से कौन लड़ेगा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। लूप सर्कुलर बन चुका है, रेडियस आर बन चुकी है, भले ही खिंचाव हो लेकिन अब फर्दर कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो चुका है, 0। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में डीएफएम यानी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये होना चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है, तो यहां से यहां पर आ गए डीएफएम इज इक्वल टू टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। उसके बाद में फिर ध्यान दें इधर आई डी एल बी, और ये छोटे एंगल की मैथ लगा दी मैंने। ये तो लिख चुके हो ना आप, ठीक है। तो मैथमेटिकल पार्ट ये रहा, आई डी एल बी और ये टी टू थीटा और आई डी एल बी और 2 थीटा की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, डीएल बाई आर। तो 2 थीटा की वैल्यू डीएल बाई आर। तो लॉजिक लगाया, कहीं पर आपके पास में बॉक्स है और वो बॉक्स ये है, ये मैथमेटिकल पार्ट पहले ही लिखा जा चुका है तो हटा देते हैं। देखिए डीएल से डीएल कैंसिल हो गया, तो टी फॉर टेंशन कितना आ गया, आई बी आर, ये आया आई बी आर। अच्छा अगर ये कहा जाए कि जो लूप में वायर है ना, लूप वायर लेंथ, इस लूप को बनाने में जो वायर इस्तेमाल किया गया है अगर उसकी लेंथ कैपिटल एल हो, अगर ये माने कि लूप के वायर की लेंथ कैपिटल एल है तो क्या कैपिटल एल बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहां से रेडियस गायब हो जाएगी, एल बाई 2 पाई। अब हम बार बार यहां पर आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं तो लूप वायर लेंथ को कैपिटल एल लिखा हुआ है, बट तुम्हारी कॉपी में वो स्मॉल एल जा रहा है, तो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। डीएल के साथ जब तुम स्मॉल एल ले रहे थे तो उसका मीनिंग अलग था, यू काउंट द छोटा सा एलिमेंट। तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन रखो। पूरे इस लूप के बनाने में जो वायर लगा हुआ उसकी लेंथ अगर कैपिटल एल है तो बनने वाले लूप का रेडियस कैपिटल आर है, तो एल बराबर 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो कैपिटल टी बराबर आई बी, आर की जगह पे आ जाएगा एल बाई 2 पाई। ये आया टेंशन। और अभी कुछ दिन पहले ही इसका हमने न्यूमेरिकल देखा था, ध्यान देना। कैपिटल बी वाली प्रॉब्लम है, कैपिटल बी प्रॉब्लम जिसमें क्या होगा, इन विच वायर फोल्डेड इनटू आर्क
कॉमा स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री। तो बड़े ही कूल वे में इन क्वेश्चंस को करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। क्वेश्चन अगर आसान भी है ना तो आप ये मत सोचो कि अरे ये तो हो गया, कोई भी एक पार्ट छूट जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले जो लिखा हुआ उसका मतलब समझो। मान लो एक वायर है, मैंने उसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे एक वायर को ऐसे फोल्ड किया, तो अब देखो ना इस वायर को फोल्ड करने में हमने कौन कौन सी ज्योमेट्री अडॉप्ट करी है। एक तो आर्क शेप ज्योमेट्री ली है, दूसरा स्ट्रेट शेप लिया है। और आप अपने लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके यहाँ स्ट्रेट शेप और आर्क शेप दो ही शेप रहने वाली हैं। जैसे एक वायर को मैंने फोल्ड किया लाइक दिस, अभी इसमें करंट फ्लो करा देंगे, लीजिए आई करंट फ्लो करा दी। तो हमने पूछा कि भाई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अलर्ट रहना पड़ता है, कहीं कुछ छूट ना जाए ये सोचना पड़ता है। अब देखिए एक ज्योमेट्री मैंने ऐसे बनाई, वायर को फोल्ड किया लाइक दिस, इसमें भी हमने कौन सा सिचुएशन फॉलो की है, आर्क शेप एंड स्ट्रेट शेप। और फिर कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट दे दिया जाएगा, वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कभी सिचुएशन ऐसी होगी कि वायर को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, ये वाला हिस्सा जो है सर्कुलर है, तो वही लिखा हुआ हेडिंग जरा देखिए, कैपिटल बी माने मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वो वाली प्रॉब्लम जिसमें किसी वायर को फोल्ड कर दिया जाएगा, आर्क शेप में या तो फोल्ड कर दिया जाएगा या फिर स्ट्रेट शेप में, कंबाइंड वे में चलेगा, कोई और शेप नहीं आएगी, कोई अदर शेप में नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, आपके लिए तो नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को डील कैसे करना चाहिए। हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा आप जो है खुश हो जाते हैं और क्वेश्चन में गलती कराते हैं। तो वे कैसा है, तरीका ये होता है, फ्रॉम ज्योमेट्री काउंट ऑल स्ट्रेट वाले पार्ट्स, सारे के सारे जो सीधे वाले हिस्से हैं उनको देखो, ऑल स्ट्रेट पार्ट्स एंड ऑल आर्क शेप पार्ट्स। फाइंड कैपिटल बी ड्यू टू ईच पार्ट with direction and finally find B total। और उसके बाद में टोटल फील्ड आप निकालो। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, आप अपने असाइनमेंट का देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देख भी लीजिए और कम से कम एक बार पढ़ भी लीजिए। ऐसी प्रॉब्लम में जनरली गलती तो होती नहीं है, गलती केवल उनसे होती है जिन्होंने जरूरत से ज्यादा टाइम बचाया होता है। जो मिनिमम टाइम है बस वो दे दीजिए, उसमें कम करने की कोशिश मत करिए। क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर देयर आर टू सेमी सर्कल्स ऑफ द रेडियाई R1 R2। दिखाई दे रहा है कि ये दो सेमी सर्कल हैं और क्वेश्चन में इनका सेंटर भी है O। इस वाले बड़े वाले की रेडियाई में ये R1 है और छोटे वाले की रेडियस R2 है। तो इन द गिवन फिगर देयर आर टू सेमी सर्कल्स ऑफ द रेडियाई R1 R2 इन विच आई करंट फ्लोइंग। देखना पड़ता है करंट की डायरेक्शन कैसे है, तो करंट आपकी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये करंट फ्लो कर रही है। क्या काम करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी O पर चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हम पहले स्ट्रेट वाले पार्ट्स देखते हैं और फिर हम इसमें आर्क वाले पार्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट पार्ट्स की। नाम नहीं होगा तो नाम दे दीजिए। चलो मैंने इसके स्ट्रेट वाले हिस्से का नाम रखा MN, इधर वाले स्ट्रेट का नाम रखा CD, ऊपर वाले जो सेमी सर्कल उसका नाम रखा S MSD,
और नीचे वाले का नाम रख दिया एस एन जे सी। अब देखिए स्टेट पार्ट कौन कौन है, क्या क्या कहता है, फ्रॉम द ज्योमेट्री काउंट ऑल द स्टेट पार्ट्स। तो मैं स्टेट पार्ट्स देख रहा हूं, स्टेट पार्ट्स कौन है, एम एन। स्टेट पार्ट कौन है, सी डी। ये दो ही तो हैं और तो कोई नहीं है। अब जरा देखिए कर्व पार्ट्स कौन कौन है, तो कर्व पार्ट्स में एक तो है आपका एम एस डी और एक है आपका एन जे सी। ये कर्व पार्ट है। देखो स्टेट पार्ट से तो किसी भी तरीके की कोई फील्ड नहीं आएगी, यानी बी एम एन जीरो होगा और बी सी डी भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रेट वाले वायर में अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये स्ट्रेट वायर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, यहां फील्ड चाहिए, तो जब बियो-सावर्ट्स लॉ लगाओगे तो लिखते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे थीटा क्या आएगा, 0। अरे यार आई डीएल की डायरेक्शन ये होगी और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी, क्या बनेगा, 0। और अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके पीछे होता तो थीटा की वैल्यू क्या आती, 180, तो भी क्या आता, 0। तो लोगों को ये बात सीधे सीधे याद है कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्ट्रेट वायर के सामने पड़ गया या जस्ट पीछे पड़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। तो mn वाले केस के लिए देखो, ये mn वाला केस, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जस्ट पीछे आ गया और CD वाले केस में जस्ट सामने आ गया, तो mn वाले हिस्से से फील्ड 0 हो गई, CD वाले से 0 हो गई। भले ही 0 लेकिन काउंट कर लो, कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ छूटा नहीं है। अब चलते हैं MSB, जो ये MSD वाला पार्ट है, MSD, ये जो आपका आर्क शेप है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी BMSD। तो भाई ये तो आर्क वाला फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस R1, और अगले ब्रैकेट में क्या होता है, एंगल कितना बनेगा, पाई, और आखिरी में क्या होता है, n बराबर क्या होगा, 1। क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 थी तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की ओर। भाई इन केस ऑफ द कर्व से वायर कर्लिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। वायर अगर कर्व शेप है तो फिंगर को मोड़ते हैं करंट के साथ, तो थंब गया अंदर, एंड दैट इज वाई MSD ने जो फील्ड दी है वो क्रॉस वाली है। थोड़ा सा ये आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो यहीं पे लिख दो B1, तो सोल्यूशन देख करके पता चल जाएगा। तुम ये सोच रहे हो कि MSD वाले हिस्से से फील्ड आ रही है, क्या आ रही है, B1। अब NJC ये भी आपका सेम ही है। मान लो ये B2 फील्ड देता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट कितनी है, वही I, रेडियस कितनी है, R2, और सेम ही है तो सेंटर पे कितना बनाएगा, पाई, n बराबर 1। और यहां पर भी करंट के साथ ही फिंगर्स को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, अंदर। यानी आपने ये वाली बात मान ली, फाइंड B ड्यू टू ईच पार्ट विद डायरेक्शन। उसके बाद आपके फेवर की बात है कि ये तो 0 हो गए और ये दोनों डायरेक्शन में कैसे हो गए, सेम। तो टोटल फील्ड क्या लिखोगे, टोटल फील्ड लिखोगे B1 प्लस B2 प्लस BMN प्लस BCD, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और B1 की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R1 साथ में पाई, B2 की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R2 साथ में पाई। बाकी ऑब्जेक्टिव है क्या, ये निकल आएगा आंसर। हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके का है, ट्राई करेंगे आप। 13 वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, बोलो। इसको नोट कर लीजिए, कंसेप्ट वाली बात को। ये असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो अगला क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3। A circular current coil has a radius capital R. The distance from the center of the coil on the axis
वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि बी एक्सिस की वैल्यू है 1/8 इंटू बी सेंटर। क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो वो डिस्टेंस क्या रही होगी भाई? आपने जब कॉइल का केस किया है, ये बनाई कॉइल, तो आप पहले निकालते थे बी सेंटर पर, तो बी सेंटर पर आता था μ0/4 I बाई रेडियस, साथ में 2 और रहता था n। फिर सेंटर से x दूरी तुम चले जाते थे। पहले आपका जो कंपास था वहां सेंटर पे रखा होता था, तो सेंटर पे बहुत जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड आती है, वैल्यू ये रही। फिर आप सेंटर से x दूरी चले जाते थे, कंपास को यहां रख देते थे, यहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती थी? वो बी एक्सिस कहलाती थी, और बी एक्सिस की वैल्यू आती थी μ0/4 2 कैपिटल M r² प्लस x² होल पावर 3/2। लेकिन ये क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि तुम्हें बी सेंटर पता है और बी एक्सिस पता है, तुमको पहले से ही इनका रेशियो भी पता होना चाहिए। और अगर तुमको रेशियो नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत समय लेके करने वाले हो। देखिए, जिसको ये बात पता है वो अपना अप्लाई करेगा, x निकल आएगा। लेकिन जिसको ये पता है कि बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस x²/r² होल पावर 3/2, तो आपका क्वेश्चन अगर यहां से स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेटर है कि एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना होता है। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे रेशियो कितना दिया गया है, 1/8, तो सीधा लिखा 1/8। बहुत सारी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, और ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर है। होल पावर 3/2 साथ में 8, ये जो 8 है ना, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो भाई, 8 था, इसको मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट का मतलब हो गया ऊपर की 3 पावर गायब हो जाएगी, तो यहाँ की 3 पावर गायब करोगे तो 1/2 बचेगा, यहाँ की गायब करोगे तो 2 ही बचेगा। अब अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 स्क्वायर कर लो, इधर का स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो, तो x² बराबर 3, x² बराबर 3r², x बराबर कितना आ गया? r√3। तो अगर आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हो तो कंपैरेटिवली बहुत इजी वे में आ जाएगा, और नहीं स्टार्ट करते हो आप पूरा प्रॉपरली ऐसे चलते हो, बहुत टिपिकल होने वाला। देखो अच्छा, थोड़ा बहुत इससे भी करते हैं, आप कॉपी करें उसको। जिसको वो नहीं पता होगा वो ऐसे आएगा, तो बी एक्सिस बराबर 1/8 इंटू बी सेंटर। तो ये काफ़ी थकाने वाली अप्रोच होगी। अब बी एक्सिस का फार्मूला लिखा, μ0/4 2 कैपिटल M r² x² होल पावर 3/2 1/8। बी सेंटर μ0/4 I बाई रेडियस, साथ में 2 साथ में n, ये कैंसिल किया। अब फिर ये 2 कैपिटल M की जगह पर आया NIA। एक नई मुसीबत सामने दिखाई दे रही है, कैपिटल A माने एरिया, उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। इधर आ गया 2πNI/8r। फिर यहां से I से I कैंसिल हुआ, N से N कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर क्या रह गया A, और नीचे r² x² होल पावर 3/2। इधर रह गया तुम्हारा π/8r। फिर तुमने a को ब्रेक किया, πr², पाई से पाई कैंसिल हुआ। अब आया 8r³ बराबर r² प्लस x² 3/2।
तो 8r³ को दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लो। मैंने यहाँ पर भी क्यूब रूट लिया था भाई, क्यूब रूट लिया था यहाँ पर, इसलिए लेफ्ट हैंड में 3 पावर, राइट हैंड की 3 पावर खत्म हो गए थे। तो यहाँ पे 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, इसका r आएगा, और ये r² प्लस x² होल पावर हाफ। अब स्क्वायर करो, 4r² r² x²। अब देखो आंसर आया भाई। तो इस असाइनमेंट में जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, जिससे आप इस बात को भी जानें। अब जब खाली बैठे हो तो ये निकाल के जरूर देख लीजिएगा। कुछ नहीं, आपको इन दोनों फार्मूलों का क्या लेना, रेशियो लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद ट्यूनिंग के लिए आप 8th नंबर क्वेश्चन करिए। 8th नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। इन ए सोलिनॉइड ऑफ 2 मीटर लेंथ there are 1000 tons and the current of 10 ampere is passed through it. Determine the magnetic field at the center of the solenoid. तो सोलिनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बोलो। 8th नंबर क्वेश्चन है। In a solenoid of 2 meter length, there are 1000 tons and the current of 10 ampere is passing through it. Determine the magnetic field at the center of solenoid. आप फार्मूला बता रहे हैं म्यू नॉट NI। तो म्यू नॉट N का मतलब होता है N/L और साथ में I। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है SI में, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और n माने टोटल टर्न कितने हैं 1000, l माने लेंथ कितनी है 2 मीटर, I फॉर 10 एम्पियर। सॉल्व कर लो टेस्ला। क्लास के लास्ट में 12 नंबर क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। पढ़े भाई। 12 नंबर में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूविंग कराया गया है इन ए सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो कैपिटल B का SI यूनिट क्या था, बिगिनिंग ऑफ द सिचुएशन में टेस्ला जाना था, फिर धीरे धीरे जाना कि इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। अच्छा, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर कैसे निकला ये तो एक्सप्लेन भी हो गया था, क्योंकि F बराबर आया था QVB साइन थीटा, तो यहाँ से B बराबर हो गया F अपॉन QV साइन थीटा। F माने न्यूटन, Q माने एम्पियर सेकेंड और V माने मीटर अपॉन सेकेंड। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर कैसे आया। अब देखिए एक नई चीज़ और दिखाई दे रही है कि कैपिटल B का SI यूनिट होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आगे आपको जो है मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने वाला है, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये यूनिट कैसे आता है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को देख करके कहीं परेशान मत हो जाना, SI यूनिट है ये। तो क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी गई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जा करके मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगाने लगता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पूछा गया है, टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। रेडियस कैसे निकलेगा, R बराबर mv अपॉन QB। R बराबर
P अपॉन क्यू बी, R बराबर √2 mk/क्यूब। स्पीड पूछा गया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी अगर दी जा रही है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल, कूलाम नहीं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अभी तक तो केवल पढ़ाई हो रही थी उसकी। तो 12th नंबर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी गई है और कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। और आपको क्या बताया गया है, हाफ mv²। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻18, तो यहाँ से v² आ जाएगा। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻18, नीचे m आ जाएगा। m माने मास, और इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए कितना होता है। तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18, और m की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब देखो यहीं पे चालाकी दिखाई जाती है। अब यहाँ पर जो लोग आइडियल वे में सॉल्व करते हैं वो तो ठीक बात है, कैपेबिलिटी अगर है अंदर। और जो लोग चालाकी से काम करते हैं, देखो क्या करते हैं, ऊपर 3.3 को 3 मान लिया लगभग में, बोलो नहीं चलेगा, चलेगा। और 9.1 को क्या मान लिया, 9, तो क्या आ गया 1/3। अब चूंकि ये तुमने मान लिया है तो यहाँ पे लगभग का साइन लगा दो, ये हो गया अप्रॉक्सीमेट इक्वल, कोई गलत नहीं कर सकता। ऊपर इधर जरा समझ लो, 31 से 18 करो माइनस, कितना 3 और 1, पक्का 10⁻13। बोलो, एक अगर हम इसको दे दें 10 तो बात बन जाएगी। ये आ जाएगा 10/3 और 10⁻12, तो v बराबर हो जाएगा √10/3 और 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब रेडियस, चूंकि तुमने मेहनत करके स्पीड तो निकाली दी है, तो रेडियस के लिए फार्मूला कौन सा लगा दो, ये वाला। चाहो तो ये भी लगा सकते हो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन में कैपिटल भी दिया गया है, कितना 1 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी SI। तो रेडियस बराबर करो mv/qb। m जिंदाबाद है, v जिंदाबाद हो चुका है, q सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन का b पता है। और क्या पूछा गया था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm/qb, निकल आएगा।